न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम। कब तक हिंदुओं पर हमले कराती रहेगी ममता बनर्जी? स्मृति ईरानी। सावरकर के बलिदान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, शरद पवार। कर्नाटक से जेडीएस के वरिष्ठ विधायक एटी रामास्वामी ने शनिवार को भाजपा का दामन थाम लिया। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। कब तक हिंदुओं पर हमले कराती रहेगी ममता बनर्जी? स्मृति ईरानी ने दागे सवाल। सीएम ने कहा था रमजान में गलत काम नहीं कर सकते मुस्लिम। जी हाँ, स्मृति ईरानी ने कहा कि हावड़ा हिंसा के आरोपियों को ममता बनर्जी ने क्लीन चिट दे दी है। जी हाँ, उन्होंने पूछा कि वे कब तक हिंदुओं पर हमला कराते रहेंगे। पश्चिम बंगाल में रामनवमी पर हिंसा को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा इस हिंसा के लिए केंद्र के भाजपा सरकार को दोषी ठहराने के बाद अब भाजपा ने भी बनर्जी पर हमला बोला है। जी हाँ, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने पूछा कि हिंदू समुदाय पर ममता बनर्जी कब तक हमले कराती रहेगी। बता दें कि रामनवमी के दिन शुरू हुई हिंसा बंगाल से अगले दिन भी जारी रही। हालात इतने तनावपूर्ण रहे कि इलाके में धारा 144 लगाना पड़ा। हावड़ा के कई इलाकों में दूसरे दिन भी जारी हिंसा के कई वीडियो सामने आए थे। जी हाँ, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने आरोप लगाया है कि रामनवमी की शोभा यात्रा पर हावड़ा में पथराव हुआ, लेकिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पत्थरबाजों को क्लीन चिट दे दी। जी हाँ, उन्होंने कहा कि सवाल ये है कि ममता कब तक हिंदू समुदाय पर हमला कराती रहेगी। जी हाँ, स्मृति ईरानी ने कहा कि मामला ममता के शासन में हुई ये पहली घटना नहीं है। साल 2022 में लक्ष्मी पूजा कर रहे दलितों पर हमला किया गया था, उस समय भी ममता चुप थी। इससे पहले बंगाल भाजपा के नेता ने ममता बनर्जी पर आरोप लगाया था कि उन्होंने मामले की जांच NIA से कराने की मांग की थी। उधर बंगाल की सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस की महासचिव और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने कहा कि अपराधियों का कोई धर्म नहीं होता। उन्होंने कहा कि मैं भाजपा की है जो कार्रवाई करने से पहले अपराधियों के धर्म के बारे में बात करती है। जी हाँ, गौरतलब है कि रामनवमी के दिन शोभा यात्रा में पहले बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हिंदुओं को चेतावनी देते हुए कहा था कि मुस्लिम रमजान में हिंसा नहीं करते। उन्होंने हिंसा का ठिकरा भाजपा और हिंदुओं पर बोला था। इसके साथ ही शोभा यात्रा में मुस्लिम इलाके में नहीं ले जाने की चेतावनी दी थी। जी हाँ, ममता ने कहा था मेरी आंख कान खुले हैं, मुझे सब दिख रहा है। मैंने पहले ही चेतावनी दी थी कि मुस्लिम बहुत इलाकों से यात्रा ना निकाली जाए। मैंने पहले ही कहा था कि रामनवमी पर रैली निकाली गई तो हिंसा हो सकती है। वो बोली ये रमजान का वक्त है, इस वक्त में वे यानी मुस्लिम समुदाय कुछ गलत काम नहीं कर सकते। अभिषेक बनर्जी यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी ने सभी लोगों से शांति की अपील की, लेकिन भाजपा के किसी नेता ने ऐसी अपील नहीं की। जी हाँ, उन्होंने कहा कि भाजपा चाहती है कि शांति कभी न हो। बनर्जी ने आरोप लगाया है कि शोभा यात्रा में शामिल लोग तलवार, बंदूक, पिस्तौल जैसे हथियार लिए हुए थे। जी हाँ, CPM के मोहम्मद सलीम ने बंगाल में हिंसा के लिए भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS के साथ टीम C को भी जिम्मेदार ठहराया। जी हाँ, उन्होंने कहा कि भाजपा ने इन धार्मिक जुलूसों को राजनीतिक रंग दे दिया है। उन्होंने कहा कि रामनवमी पर निकाले गए कई जुलूसों का नेतृत्व TMC के नेताओं ने किया है। सावरकर के बलिदान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, शरद पवार। जी हाँ, स्वतंत्रता सेनानी विधायक दामोदर सावरकर पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की टिप्पणी के पश्चात से ही जंग छिड़ी हुई है। जी हाँ, भाजपा राहुल गांधी पर बार बार सावरकर का अपमान करने का आरोप लगा ही रही है। वहीं इसको लेकर महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी में भी आपसी विवाद आरंभ हो गया था। तत्पश्चात राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी यानी NCP सुप्रीमो शरद पवार ने मध्यस्थता करते हुए राहुल गांधी को चुप्पी की सलाह दी थी। जी हाँ, वहीं इसी बीच शरद पवार ने कहा है कि सावरकर के देश के स्वतंत्रता संग्राम के लिए बलिदान को कोई भी अनदेखा नहीं कर सकता है, किंतु उनके बारे में असहमति को आज एक राष्ट्रीय मुद्दा नहीं बताया जा सकता है। जी हाँ, क्योंकि ध्यान केंद्रित करने के लिए कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। राहुल गांधी का बचाव करते हुए उन्होंने कहा कि ये पहली बार नहीं है जब किसी भारतीय ने विदेश में रहते हुए देश के मसलों पर चर्चा की है। रिपोर्ट के अनुसार नागपुर में बोलते हुए शरद पवार ने कहा कि 18-20 सियासी दलों के नेताओं ने हाल ही में देश के सामने
बड़े मुद्दों पर बैठक की तथा बातचीत की। मैंने सुझाव दिया कि हमें इस बात पर विचार करने की आवश्यकता है कि सत्ता में बैठे लोग देश को किस प्रकार चला रहे हैं। जी हाँ, आज सावरकर को कोई राष्ट्रीय मुद्दा नहीं है, ये पुरानी बात है। हमने सावरकर के बारे में कुछ बातें कही थी मगर ये व्यक्तिगत नहीं थी। जी हाँ, ये एक हिंदू महासभा के खिलाफ था मगर इसका एक दूसरा पहलू भी है। हम देश की स्वतंत्रता के लिए सावरकर की द्वारा दिए गए बलिदान को अनदेखा नहीं कर सकते। पवार ने कहा कि लगभग 32 वर्ष पहले उन्होंने सावरकर के प्रति प्रगतिशील विचारों के बारे में संसद में विचार किया था। सावरकर ने रत्नागिरी में एक घर बनवाया तथा उसके सामने एक छोटा मंदिर भी बनवाया। उन्होंने वाल्मीकि समुदाय के एक व्यक्ति को मंदिर में पूजा करने के लिए नियुक्त किया। मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही प्रगतिशील चीज है। कर्नाटक से जेडीएस के वरिष्ठ विधायक एटी रामास्वामी ने शनिवार को भाजपा का दामन थाम लिया। जी हाँ, नई दिल्ली स्थित भाजपा राष्ट्रीय मुख्यालय में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, भाजपा राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम और नलिन कोहली मौजूदगी में टी रामास्वामी ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। जी हाँ, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने 4 बार के विधायक रह चुके एटी रामास्वामी का भाजपा में स्वागत करते हुए ये दावा किया है कि उनके जैसे वोकलिंग समुदाय के बड़े नेता के भाजपा में आने से कर्नाटक में भाजपा को बल मिलेगा और पार्टी और ज्यादा मजबूत होगी। जी हाँ, भाजपा में शामिल होने के बाद रामास्वामी ने कहा कि मैं वास्तव में भाजपा से काम करने के तरीके से प्रभावित हूँ। जी हाँ, मैं पैसे की तलाश की शिकार हूँ क्योंकि मैं हमेशा अनियमितता और भ्रष्टाचार की बात करता था। मैं बिना किसी शर्त के भाजपा में शामिल हो रहा हूँ। मैंने विधायक के टिकट की भी कोई बात नहीं की है, मैं सिर्फ लोगों की सेवा करने का अवसर चाहता हूँ। जी हाँ, आपको बता दें कि एटी रामास्वामी कर्नाटक के अरकलागुड़ो से जेडीएम के विधायक है। हालांकि भाजपा के शामिल होने से एक दिन पहले शुक्रवार को ही उन्होंने विधानसभा में अपना इस्तीफा दिया था। जी हाँ, उन्होंने शुक्रवार को विधानसभा अध्यक्ष के शहर में नहीं होने के कारण विधानसभा सचिव को अपना इस्तीफा दिया था। कर्नाटक में विधानसभा के लिए 10 मई को मतदान होना है। जी हाँ, और 13 मई को उसके नतीजे आएंगे। भाजपा इस बार अपने दम पर पूर्ण बहुमत हासिल कर सरकार बनाने का दावा कर रही है। जी हाँ, ऐसे में ये माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में कर्नाटक के कई अन्य दिग्गज नेता भी भाजपा में शामिल हो सकते हैं। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हो। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हो www.mnsnews.com पर। फिलहाल वक्त तो चलो दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज पर। नमस्कार। ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज।